Hello, friends, welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 2 of the Our story, Whispers from the Grave. मेंग काई की मौत के बाद मामला शांत हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग शिकायत करने लगे कि उन्हें रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काले लबादे में लिपटा अजीब सा साया देखा है, जो अंधेरे में छिपकर उन्हें घूरता रहता था। वेई वूशियन और लान वांगजी को एहसास हो गया था कि कुछ बेहद खतरनाक होने वाला है। उस शाम इंस्पेक्टर जाओ ने उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया। यह चिट्ठी मेंग काई की मौत के बाद उसके घर से मिली है। इंस्पेक्टर झाओ ने एक मुड़ी टुड़ी चिट्ठी उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। वेई वूशियन ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैं जानता हूं कि मेरी मौत निश्चित है। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिलेगी, मगर असली बुराई अब भी आजाद घूम रही है। वो आ रहा है, मौत के काले साए के साथ। वो कौन है? लान वांगजी ने गंभीर स्वर में पूछा। पता नहीं, मगर मैंने सुना है कि पुराने मठ के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। इंस्पेक्टर झाओ ने चिंतित स्वर में कहा। उस रात वेई वूशियन और लान वांगजी पुराने मठ के पास पहुंचे। मठ पूरी तरह उजाड़ था। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था। इस जगह पर अजीब ऊर्जा महसूस हो रही है, लान वांगजी ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों मठ के अंदर घुसे। फर्श पर राख और पुराने लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। तभी कोने से एक धुंधली परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वो क्या था? वेई वूशियन ने फौरन अपनी तलवार संभाली। अचानक काले लबादे में लिपटा एक डरावना साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसकी लंबी उंगलियों के नाखून धारदार खंजरों जैसे थे। तुम कौन हो? लान वांगजी ने तलवार उठाते हुए पूछा। वो परछाई धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी, मानो किसी कब्र के भीतर से आ रही हो। मेरा नाम है यूं शिन। मैंने इस दुनिया को तबाह करने की शपथ ली है। अचानक यूं शिन ने अपनी दोनों बाहें हवा में उठाईं और पूरे मठ में घना काला धुआं फैल गया। वेई वूशियन और लान वांगजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हमें बाहर निकलना होगा, लान वांगजी ने आवाज लगाई। वे दोनों भागते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, मगर दरवाजा जोर से बंद हो गया। तुम अब यहां से जिंदा नहीं निकल सकते। यूं शिन की आवाज हवा में गूंज रही थी। अचानक फर्श में दरारें पड़ने लगीं और काली परछाई से निकलती लंबी डरावनी भुजाएं उनकी ओर बढ़ने लगीं। वेई वूशियन ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार से निकली चमकीली सफेद रोशनी ने अंधकार को कुछ देर के लिए पीछे धकेल दिया। लान झान, अब! वेई वूशियन चिल्लाया। लान वांगजी ने तुरंत अपने गूंजें संगीत वाद्य के तारों को झंझनाया। मधुर मगर शक्तिशाली ध्वनि मठ में गूंज उठी। यूं शिर्ण की परछाई चीखने लगी और धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। वेई वूशियन ने फर्श पर बिखरी हुई राख को गौर से देखा। उसमें एक कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। उस पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था, जो एक अर्धचंद्र और तलवार के बीच एक आंख के समान दिखता था। ये क्या है? लान वांगजी ने चिन्ह को गौर से देखते हुए पूछा। शायद यह किसी खतरनाक पंथ का निशान है, वेई वूशियन ने गंभीरता से कहा। यूं शिन का मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यूं शिन की परछाई के गायब होने के बाद भी मठ में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा बाकी थी। वेई वूशियन और लान वांगजी जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। यूं शिन की शक्ति कहीं अधिक खतरनाक थी और उसका मकसद महज कुछ लोगों को मारना नहीं था। अगली सुबह वेई वूशियन और लान वांगजी गांसू शहर के प्राचीन अभिलेखालय पहुंचे। वहां का संरक्षक, बूढ़ा शू फेंक, उन्हें देखता ही बोला, तुम लोग यहां क्यों आए हो? हमें 30 साल पहले के किसी रहस्यमयी पंथ के बारे में जानकारी चाहिए, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। शू फेंक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुम उस पंथ की बात कर रहे हो जो मृत्यु के सेवक कहलाते थे? मृत्यु के सेवक? वेई वूशियन ने आश्चर्य से पूछा। शू फेंक ने कांपते हाथों से एक पुरानी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें बने चित्र भयावह थे।
ये पंथ 30 साल पहले सक्रिय था। वे अंधकारमय शक्तियों का उपयोग कर आत्माओं को बुलाते थे। माना जाता है कि उनके नेता का नाम यूं शिन था, वही जो अब एक काली परछाई बन चुका है। लेकिन उसे रोकने का कोई तरीका? लान वांगजी ने पूछा। शू फेंक ने एक पृष्ठ पलटा और कांपते हुए बोला, यूं शिन को रोकने का एक ही तरीका है, मृत्यु का एम्यूलेट, डेथ एम्यूलेट। यह एम्यूलेट उसी मठ के नीचे दफन है जहां यूं शिन पहली बार मारा गया था। मगर ध्यान रहे, उसे पाना आसान नहीं होगा। वही वूशियन और लान वांगजी उसी रात मठ पहुंचे। वहां की दीवारों पर काले धब्बे अब और गहरे हो चुके थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। ये जगह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही है, वेई वूशियन ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों मठ के तहखाने में उतरने लगे। सीढ़ियां जर्जर थीं और हर कदम पर धूल का गुब्बार उठ रहा था। नीचे का कमरा गहरा अंधकारमय था, मानो रोशनी वहां पहुंचते ही दम तोड़ दे। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? लान वांगजी ने धीरे से पूछा। वेई वूशियन ने अपनी तलवार पर एक मंत्र फूंककर उसे रोशन किया। हल्की रोशनी में उन्हें सामने की दीवार पर वहीं अर्धचंद्र और तलवार के बीच आंख का निशान दिखाई दिया। यह वही निशान है, वेई वूशियन ने हैरानी से कहा। सावधान रहना, हमें यहां अकेले होने का एहसास सिर्फ भ्रम हो सकता है, लान वांगजी ने कहा। जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में फैल गया। हवा में अस्पष्ट सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कोई आ रहा है, वेई वूशियन ने चिंतित स्वर में कहा। तभी दीवार पर बनी आंख चमकने लगी और वहां से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। धुएं के भीतर कई विकृत चेहरे बनते और मिटते जा रहे थे। हमारी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। अचानक धुआं भयंकर रूप में फैलने लगा और उन मृत आत्माओं ने भौतिक रूप ले लिया। वे मानव शरीर की तरह दिख रही थीं, मगर उनकी आंखें गहरी काली थीं और उनके चेहरों पर पीड़ा के निशान थे। भागो! लान वांगजी ने चीखते हुए कहा। वेई वूशियन ने अपनी तलवार घुमाई और एक पवित्र मंत्र पढ़ा। तलवार से निकली चमकीली रोशनी ने कुछ आत्माओं को पीछे धकेल दिया, मगर वे लगातार आगे बढ़ती रहीं। ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक एम्यूलेट नहीं मिलेगा, लान वांगजी ने कहा। वे दोनों तेजी से तहखाने के दूसरे कोने की ओर भागे। वहां फर्श पर एक चिन्ह बना हुआ था, एक त्रिभुज, जिसके बीचों बीच एक अर्धचंद्र था। यही है, वेई वूशियन ने चाकू से फर्श को कुरेदा। नीचे मिट्टी के अंदर एक छोटा लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। जैसे ही वेई वूशियन ने उसे उठाया, आत्माएं जोर से चिल्लाने लगीं। वे गुस्से में कांपती हुई उनकी ओर बढ़ने लगीं। लानझान, जल्दी कुछ करो! लान वांगजी ने गूंजे के तार छेड़े और उसकी मधुर ध्वनि हवा में फैल गई। आत्माएं दर्द से कराहते हुए पीछे हटने लगीं। वेई वूशियन ने डिब्बे को खोला। उसमें एक काले रंग का अम्यूलेट रखा था, जिस पर लाल रंग में मंत्र खुदा हुआ था। बस यही चाहिए था। उन्होंने अम्यूलेट को हवा में उठाया और उस पर मंत्र पढ़ा। अम्यूलेट से सफेद प्रकाश निकला, जिसने आत्माओं को जलाकर राख कर दिया। जब सब कुछ शांत हो गया, तभी दीवार पर यूं शिन का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुमने मुझे हर बार रोका है, वेई वूशियन, मगर अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। आवाज के साथ ही यूं शिन का चेहरा गायब हो गया, मगर उसकी गूंज अब भी हवा में बाकी थी। यूं शिन का चेहरा दीवार पर धीरे धीरे मिट गया था, मगर उसकी गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। वेई वूशियन और लान वांगजी जान गए थे कि यूं शिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वेई वूशियन और लान वांगजी मठ के बाहर पहुंचे। सुबह की हल्की रोशनी में भी मठ की दीवारों पर बने काले धब्बे अब भी साफ दिख रहे थे, जैसे यूं शिन का प्रभाव अब भी वहां मंडरा रहा हो। यूं शिन के डर से ये मठ वीरान पड़ा है, लान वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मगर अब उसके पास लौटने का रास्ता खत्म हो चुका है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है, वेई वूशियन ने कहा। मगर उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। गांसू के अभिलेखालय में बूढ़े शू फेंक ने अम्यूलेट को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें खिंच गईं। इस अम्यूलेट पर सिर्फ एक मुहर लगी हुई है, शू फेंक ने चिंतित स्वर में कहा। इसका क्या मतलब है?
लान वांगजी ने पूछा। इस पर 3 पवित्र मोहरें होनी चाहिए थीं, 3 शक्तिशाली मंत्र जो यूं शिन को पूरी तरह बांध सके। मगर लगता है 2 मोहरें पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि यूं शिन अब और ज्यादा ताकतवर हो चुका है? वेई वूशियन की आवाज में चिंता थी। शू फेंक ने सिर हिलाया। अगर यूं शिन ने तीसरी मुहर को भी तोड़ दिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उसी रात पास के गांव शियाओ में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि उनके घरों के बाहर काले धब्बे उभरने लगे थे। रात के समय घरों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और कई लोग बिना किसी कारण बेहोश होकर बीमार पड़ गए। जब वेई वूशियन और लान वांगजी को यह खबर मिली तो वे तुरंत गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर घर के दरवाजे पर काले धब्बे थे जो यूं शिन की शक्ति का प्रतीक थे। यह जगह पूरी तरह उसके कब्जे में है, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। वेई वूशियन ने अपने काले बांसुरी को निकाला और एक विशेष धुन बजाने लगा। धीरे धीरे हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, दर्द में कराहती आत्माओं की चीखें। यूं शिन ने इन लोगों की आत्माओं को गुलाम बना लिया है, लान वांगजी ने चिंतित स्वर में कहा। हमें इन्हें मुक्त करना होगा। वेई वूशियन ने अपनी तलवार निकाली और मंत्र पढ़ते हुए धब्बों पर वार किया। जैसे ही तलवार का प्रकाश काले धब्बों पर पड़ा, उन धब्बों से निकलकर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तुमने हमारी कब्रों को अपवित्र किया, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। औरत के पीछे और भी आत्माएं प्रकट होने लगीं। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी से एक और मंत्र बजाया। उसकी आवाज से आत्माएं कुछ देर के लिए रुक गईं, मगर फिर वे और ज्यादा आक्रामक हो गईं। हम पर हमला करने वाली ये आत्माएं साधारण आत्माएं नहीं हैं, लान वांगजी ने कहा। ये वही आत्माएं हैं जिन्हें यूं शिन ने गुलाम बना लिया है। आत्माएं अब दोनों को घेरने लगीं। उनके चेहरे डरावने और बिखरे हुए थे। लानझान, तुम मंत्र पढ़ो, मैं उन्हें रोकता हूं। वेई वूशियन ने तलवार से उन पर वार करना शुरू किया। लान वांगजी ने अपने गूंजे के तारों को छेड़ा। उसकी मधुर ध्वनि ने आत्माओं को और कमजोर कर दिया। यही सही मौका है। लान वांगजी ने अम्युलेट को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अम्युलेट से निकलती सफेद रोशनी ने आत्माओं को जलाना शुरू कर दिया। दर्द में चीखती हुई आत्माएं एक एक कर राख में बदल गईं। जब सब कुछ शांत हो गया, तभी हवा में फिर वही जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। तुम लोग सोचते हो कि इस तरह मुझे रोक सकते हो? दीवार पर एक बार फिर यूं शिन की लाल आंखें चमक उठीं। तीसरी मुहर बहुत जल्द टूट जाएगी और तब तुम्हारी बांसुरी, तुम्हारा गूंजे, सब बेकार हो जाएगा। आवाज के साथ ही यूं शिन की परछाई फिर से गायब हो गई, मगर उसकी उपस्थिति अब और भी भयावह लग रही थी। शियाओ गांव के लोग अब भी डरे हुए थे। यूं शिन की परछाई के जाने के बाद भी गांव में अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। हवा में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजर हर कोने पर टिकी हो। वेई वूशियन और लान वांगजी गांव के मुखिया बूढ़े ली चांग के घर पहुंचे। तुम दोनों ने उन राक्षसी आत्माओं को भगा दिया, मगर खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है, ली चांग ने कांपती आवाज में कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लान वांगजी ने पूछा। ली चांग ने घर के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उस बक्से में एक प्राचीन ग्रंथ था जिसकी जिल्द पर काले धब्बे पड़े थे। यह ग्रंथ वर्षों से हमारी पीढ़ी के पास है। मेरे दादा ने इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी थी। इसमें लिखा है कि अगर यूं शिन की तीनों मोहरें टूट जाएं तो उसे रोकने का एक ही उपाय होगा। वो क्या है? वेई वूशियन ने उत्सुकता से पूछा। ली चांग ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। तीसरी मुहर टूटने के बाद यूं शिन का असली शरीर अपनी कब्र से बाहर आएगा। उसे रोकने के लिए हमें उसकी आत्मा को वापस उसकी कब्र में बांधना होगा, मगर ऐसा तभी संभव है जब हम उसकी कब्र का असली स्थान ढूंढ सकें। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोगों के घरों में सामान अपने आप गिरने लगा। बच्चों ने हवा में परछाइयां देखने का दावा किया और कुछ लोग सोते सोते अचानक चीखते हुए जागने लगे। एंटर टेक्स्ट।
धुआं आसमान में फैलने लगा और उसी के साथ कुएं की दीवारों पर बनी तीसरी मुहर तेजी से टूटने लगी। हमें उसे रोकना होगा। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी निकाली और एक जोरदार धुन बजानी शुरू की। लान वांगजी ने अपनी गूंजें के तार छेड़े, मगर यूं शिन की शक्ति अब बहुत बढ़ चुकी थी। उनकी धुनें उसका प्रभाव कम नहीं कर पा रही थीं। तुम दोनों उसे नहीं रोक सकते, यूं शिन की आवाज गूंजने लगी। लान वांगजी ने एमुलेट को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने लगा। अमुलेट से निकलती सफेद रोशनी यूं शिन पर पड़ते ही उसकी परछाई जलने लगी। मगर तभी अब बहुत देर हो चुकी है। यूं शिन की आत्मा धुएं के साथ ऊपर उठी और तीसरी मुहर पूरी तरह टूट गई। गांव के चारों ओर एक भयावह कंपन होने लगा। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और कई मकान ढहने के कगार पर थे। अचानक बूढ़े लीचांग ने भागते हुए एक रहस्यमयी नक्शा लाकर वेई वूशियन को दिया। यूं शिन की असली कब्र यही है, उसकी आत्मा को वहीं वापस भेजना होगा। नक्शे के अनुसार यूं शिन की कब्र मठ के पीछे स्थित एक गुप्त सुरंग में थी। हमें जल्दी चलना होगा, लान वांगजी ने कहा। गांव में हर तरफ अफरा तफरी मची थी। यूं शिन की तीसरी मुहर के टूटते ही उसकी दहशत ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग घरों में दुबके हुए थे और हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। वेई वूशियन और लान वांगजी जल्दी से मठ के पीछे पहुंचे। नक्शे के अनुसार वहां जमीन पर एक पत्थर की पटियां रखी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। यही है वो जगह, लान वांगजी ने कहा। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी निकाली और एक विशेष सुरक्षात्मक धुन बजाई। अचानक पत्थर की पटियां कांपने लगीं और जमीन के नीचे एक गुप्त द्वार खुल गया। सावधान रहना, लान वांगजी ने चेतावनी दी। सुरंग में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने दोनों को घेर लिया। दीवारों पर घिसटने के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारे हों। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, खून और सड़ी गली चीजों की। ये जगह जैसे किसी की कब्रगाह हो, वेई वूशियन ने धीमे स्वर में कहा। अचानक एक परछाई उनके ठीक सामने से गुजरी। वो यूं शिन हो सकता है, लान वांगजी ने तलवार निकालते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग की दीवारों से विकृत चेहरों वाली आत्माएं बाहर निकलने लगीं। उनके खाली काले नेत्र, गले से आती घुटी हुई आवाजें, ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी पीड़ा बयान कर रही हों। ये सब उसकी कठपुतलियां हैं। वेई वूशियन ने बांसुरी बजानी शुरू की। धुन सुनते ही कुछ आत्माएं पीछे हट गईं, मगर कुछ बेहद शक्तिशाली रहीं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लान वांगजी ने अपनी तलवार से मंत्र पढ़ा और जमीन पर एक सुरक्षा चक्र खींचा। आत्माएं उस चक्र के अंदर घुसने में असमर्थ रहीं, मगर वे बाहर से चिल्ला रही थीं। उनके स्वर दिल दहला देने वाले थे। अचानक सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। वहां जमीन के बीचों बीच एक प्राचीन कब्र थी, जिस पर काले धागों से बनी मुहर लगी हुई थी। जैसे ही वे उस कब्र के पास पहुंचे, यूं शिन की परछाई वहां प्रकट हो गई। तुम्हें लगा कि तुम मुझे रोक सकते हो? यूं शिन की गूंजती हुई आवाज ने पूरे कक्ष को हिला दिया। उसका शरीर अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी त्वचा पर काले जाले जैसी दरारें थीं। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। यूं शिन हवा में उठा और अपनी काली परछाई को फैलाने लगा। लान वांगजी ने अपने अम्युलेट को उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अम्युलेट की सफेद रोशनी यूं शिन पर पड़ते ही वह चीखने लगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। यूं शिन ने अपनी परछाई से लान वांगजी पर हमला किया। लान जान! वेई वूशियन ने उसकी ओर दौड़ लगाई, मगर यूं शिन की काली परछाई ने उसे दीवार से धकेल दिया। लान वांगजी ने अपने अंतिम मंत्र के लिए पूरा जोर लगाया, मगर यूं शिन की शक्ति बहुत अधिक थी। तभी वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद करके एक पुरानी धुन बजाने लगा। वही धुन जो उसने सालों पहले लाल कमरबंद के रक्षक को शांत करने के लिए बजाई थी। धुन सुनते ही यूं शिन की आत्मा कांपने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? यूं शिन की चीखें गूंजने लगीं। वेई वूशियन ने लान वांगजी की ओर देखा और इशारा किया। उसे कब्र में वापस भेजो। लान वांगजी ने अम्युलेट को यूं शिन की आत्मा पर फेंका
और उसकी परछाई जलने लगी। नहीं! यूं क्षण के साथ उसकी कठपुतली आत्माएं भी भयंकर चीखों के साथ हवा में विलीन हो गईं। कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। वेई वूशियन और लान वांगजी ने यूं शिन की कब्र पर एक विशेष मंत्र अंकित किया ताकि उसकी आत्मा दोबारा मुक्त न हो सके। आखिरकार सब खत्म हो गया। लान वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वेई वूशियन ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले भाग में वेई वूशियन और लान वांगजी को एक नई रहस्यमयी शक्ति का पता चलता है। क्या यूं शिन के पीछे कोई और बड़ा खतरा छुपा है? गांव के रहस्यमयी इतिहास से जुड़ी एक और कड़ी सामने आएगी।